चलो बेटा शुरू करते हैं हम लोग 12th क्लास हिंदी में। आज जो है एक अंतिम चैप्टर है हमारा गद्य खंड का, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है बेटा, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। ठीक है बेटा, इन्होंने जो है कीर्ति प्राप्त की और उसके बाद ये पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए और अमेरिका भी गए। फिर 1923 से इन्होंने जो है वकालत का कार्य शुरू किया। ये जो है 1930 में जो है इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था और उसके बाद ये 1900 यानी कि जो हमारे संविधान की प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर जी रहे। इन्होंने बेटा अपने जीवन में जो है जो जाति प्रथा है, जातिगत जो भेदभाव है, उसका दंश झेला। इसलिए इन्होंने जो है इन पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए जो है कार्य किया। बहुत अच्छा इन्होंने इनके लिए भी जो है कुछ प्रावधान किए, तो इनके कल्याण के लिए। तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें जो है ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी कि इस युग में जो है जातिवाद को बढ़ावा देने वालों की कोई कमी नहीं है। यानी कि लोग जो है जाति के नाम पे जो है भेदभाव उस समय भी होता था और आज भी होता चला आया है। ठीक है बेटा, तो वो ये कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आधुनिक जो सभ्य समाज है श्रम विभाजन को जो है आवश्यक मानता है और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप है और इसमें जो है कोई बुराई नहीं, जो जाति प्रथा के समर्थक है। यानी कि जो जातिगत, यानी कि जो जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो है आज की युग में जो है श्रम विभाजन आवश्यक है, कार्य कुशलता के लिए है और इसलिए जो है वो इसमें जाति प्रथा में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये भी जो है श्रम विभाजन का एक रूप है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक जाति के कार्य को निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन कहने का मतलब है कि इस पे जो है आपत्तियां क्या लगाई। डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई जाति प्रथा के साथ जो है श्रमिक का विभाजन भी होता है और ये विभाजन जो है अस्वाभाविक होता है। जरूरी नहीं है कि किसी जाति विशेष में ही विद्वान लोग पैदा होते हों। भाई व्यक्ति जो है मानसिक विकास के आधार पर जो है उसका काम मिलना चाहिए उसको। अब जाति व्यवस्था में क्या है कि जो मेरी जाति है मुझे मजबूरी में वही काम करना है जो मेरी जाति का काम है। अगर मैं अपनी जाति से बाहर का काम नहीं कर सकता तो ये क्या दोषपूर्ण है। भाई मैं बना हूँ कलेक्टर बनने के लिए और मैं मजदूरी कर रहा हूँ, तो ये मेरा योग्यता को क्या हो गया, मेरी योग्यता क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो जातिगत जो भेदभाव है, जाति के आधार पर जो व्यवसाय का निर्धारण किया गया है, श्रम विभाजन का किया जाता है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक, फिर जाति प्रथा क्या है, सभी वर्गों को जो है एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा करार देती है, जो विश्व में कहीं नहीं पाया जाता, सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। भारत में जो है व्यक्ति की जाति को जो है महत्व दिया जाता है, जाति के आधार पर जो है व्यक्ति को जो है ऊंचा माना जाता है, जबकि अन्य देशों में ये चीज़ें नहीं पाई जाती। ठीक है बेटा, फिर अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं कि एक कुशल व्यक्ति, एक सक्षम व्यक्ति समाज के निर्माण के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम तब हो सकता है कि जब उसकी क्षमताओं का विकास किया जाए। भाई मैं निम्न जाति से हूँ माना, तो मेरे अंदर अपार क्षमता है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, और अगर मुझे जो है मेरी क्षमताओं का विकास करने का मौका नहीं मिलेगा तो मैं क्या अपने देश के विकास में योगदान कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो है ये जाति प्रथा पे आधारित जो श्रम विभाजन है ये बिल्कुल दोषपूर्ण है। ठीक है बेटा, कहने का मतलब है कि व्यक्ति की क्षमताओं का इस सीमा तक विकास कर देना चाहिए जहां पे जो है वो अपना व्यवसाय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हो। मतलब ये नहीं है कि उस पर थोपा जाए कि तूने ये काम करे, नहीं, व्यक्ति को इतना योग्य बनाया जाए कि वो जो है खुद डिसाइड करे, खुद अपने व्यवसाय का चुनाव कर सके कि मुझे जो है आगे चल के ये काम करना है। ये नहीं है कि भाई जो मेरे ऊपर थोप दिया गया है कि तूने जो है घड़े बनाने हैं तो तूने घड़े बनाने, तूने जो है अगर कुछ और खेतों में मजदूरी करनी है तो तूने मजदूरी करनी है, क्योंकि तुम्हारी जाति के लोग तो यही करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, प्रत्येक व्यक्ति को जो है उसकी योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करने की पूरी छूट
होनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब होता है फिर इस तरह से, इसमें एक दोष और है, अगर हम जाति के आधार पर जो है श्रम विभाजन करते हैं तो जाति प्रथा क्या होती है, मनुष्य को जो है जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है, तब चाहे वो उसमें भूखा रहे, उसके लिए हो या ना। तो ये मतलब स्वाभाविक बिल्कुल। फिर ये बात करते हैं कि भाई मनुष्य को जो है प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है, अब बात आ गई ना कि अगर हमारे अब व्यवसाय, चलो आज तो हमारा परिवार छोटा है, हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, हमारा काम चल रहा है, लेकिन कल के दिन हमारा परिवार अगर बड़ा होता है और हम वो व्यवसाय से हमारी भूखों मरने की नौबत आती है, तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे, हम बदल नहीं जा रहे हैं ना अपना व्यवसाय। इसीलिए यहाँ पे अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये जो जाति पर आधारित जो श्रम विभाजन है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है? ये कौन, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हिंदू धर्म किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसके पैतृक पेशे से ना हो, भले ही वह उसमें पारंगत ही क्यों ना हो। कहने का मतलब कि हिंदू धर्म किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता जो उसका पैतृक पेशा नहीं है, भले ही चाहे उसे कितना ही आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, हिंदू धर्म उसे जो है बिल्कुल भी ये चुनाव करने की अनुमति नहीं दे रहा है। भले मैं किसी काम में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो मेरी जाति का काम नहीं है, तो मुझे जो है इस काम को करने की इजाज़त नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि श्रम विभाजन की दृष्टि से जो है जाति प्रथा में जो है बहुत ज़्यादा दोष है। ठीक, व्यक्ति को जो है, क्योंकि इसमें दोष क्या है कि जाति प्रथा में जो है व्यक्ति अपना काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, भाई अपना जातिगत व्यवसाय ही करना है। इसमें जो है व्यक्ति की जो है व्यक्तिगत भावना, मनुष्य की जो भावना है, उसमें उसकी रुचि, कोई महत्व इसमें नहीं दिया जाता है। सिर्फ ये है कि उसमें जो व्यवसाय है उसका पैतृक है, उस पर थोप दिया जाता है। जबकि हकीकत क्या है कि व्यक्ति को जो है अपना व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आज हमारे संविधान में है कि कोई भी पेशा अपना सकते हैं हम लोग, और व्यक्तित्व के विकास के लिए जो है स्वतंत्र होना, चाहे उसके लिए आने जाने की स्वतंत्रता है, चाहे व्यावसायिक स्वतंत्रता है, ये चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। तो जब अंबेडकर जी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, उन्होंने जो है हमारे संविधान का निर्माण इस तरह से करवाया गया है, और व्यक्ति भी रहे हैं, ऐसा नहीं अकेले अंबेडकर जी ने नहीं बनाया, और व्यक्तियों ने भी सहयोग दिया है, लेकिन हमारे संविधान का जो ढांचा है, प्रारूप स्ट्रक्चर, उस समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर साहब, तो इन्होंने जो है इस तरह से संविधान का निर्माण किया है जिसमें जो है ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि समाज के हर वर्ग को जो है प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी इन्होंने जो है इतना सोच समझ के जो है संविधान का निर्माण हमारे देश में किया है कि इतने सालों बाद भी जो है हमारे देश के लोगों की जो है वो आस्था उस संविधान में बनी हुई है। जबकि विश्व में कई देशों के संविधान जो है कई बार बन चुके हैं, छूट चुके हैं, दोबारा बन चुके हैं, लेकिन हमारा संविधान जो है उसमें बिल्कुल आज तक लोगों की जो आस्था है वो बनी हुई है। ठीक है, इसका मतलब अब देखो हमारे संविधान में हमें, अब इन्होंने देख लिया, जब इन्होंने वो चीज़ें देखी हैं समाज के अंदर, तब उन्होंने जो है संविधान बनाया कि भाई कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि ताकि सबको प्रतिनिधित्व मिले, सबको आगे आने का मौका मिले। ये नहीं है कि एक ही वर्ग तरक्की कर रहा है और बाकी सब खत्म हो गए, नहीं, सबके पास पावर्स होनी चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है ना। तो किस तरह से इन्होंने जो है बनाया, प्रावधान किए, हमें अधिकार दिए। अगर हमारे पास बेटा अधिकार नहीं होते तो हम अपने जीवन का विकास कर ही नहीं सकते थे। भाई हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, आने जाने की स्वतंत्रता है, तभी तो हम नौकरियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है ना। फिर हमारे पास शिक्षा का अधिकार है, तभी हम पढ़ पाते हैं, अदरवाइज कौन पढ़ने देता है। तब तो खाली बोलते बड़े लोगों के लिए स्कूल होता, बाकी आम आदमी के लिए कुछ नहीं होता कि न भाई ना तेरे पास शिक्षा का अधिकार नहीं है। सिर्फ ये तो शिक्षा तो खाली एक ही जाति के लोगों ने पढ़ना है, वो फलानी जाति है, ये फलाना वर्ग है, वही पढ़ेगा, बाकी और कोई नहीं पढ़ेगा। नहीं, हमें अधिकार है, हमारा कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए जो है अधिकार संपन्न नागरिक हमें बनाया गया ताकि जो है हम अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकें। हम अपनी मर्जी से अपने व्यवसाय का चुनाव करेंगे जिसके लिए हम योग्य हैं। अदरवाइज बाकी जब मैं माना मैं योग्य ही नहीं हूँ और मुझे बोल दिया कि मुझे तो डीएम बना दो जिते रहो उनका, तो संभव नहीं है ना। हाँ, योग्य हूँ तो बिल्कुल मुझे बन जाऊंगा मैं। अगर मैं योग्य हूँ तो मैं किसी भी पद तक पहुंचूंगा, अगर मैं योग्य नहीं हूँ तो कहाँ से पहुंचूंगा। ठीक, ये तो बात आई श्रम विभाजन की। फिर आती है मेरी आदर्श समाज। अम्बेडकर जी ने लिखा, दूसरा इसमें टॉपिक लिखा है उन्होंने कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज।
यानी कि उनकी नज़र में जो है, जब उन्होंने कैसे समाज की कल्पना की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो है आदर्श समाज का आधार किसको माना है? जिस समाज में जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा है, वही समाज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई समाज में जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा अवश्य होना चाहिए। ठीक है बेटा। और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि अगर समाज में कोई भी जरूरी परिवर्तन आता है तो वो एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंच सके। यानी कि जो एक परिवर्तन की लहर होती है वो समाज में जो है एक साथ चलनी चाहिए, बिल्कुल बिना किसी रुके हुए। जो आवश्यक परिवर्तन है, ऐसा नहीं कि कोई भी फालतू का परिवर्तन नहीं, जो जरूरी है हमारे समाज के लिए, तो ऐसी चीज जो है समाज के एक कोने से दूसरे कोने तक जल्दी से जल्दी पहुंच जानी चाहिए। ठीक है ना बेटा। तो केवल ऐसा कहने का मतलब है, उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने जो है यहाँ भारत में लोकतंत्र का समर्थन किया कि भाई लोकतंत्र जो है होना चाहिए, यानी कि मुख्य जो सत्ता में जो है जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। लोकतंत्र भी जो है आप राष्ट्रीय एकता कायम करने में मददगार है, क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है कि हाँ, मैं भी अपने देश में कुछ हूँ, मैं भी किसी की सरकार को बनाने में मेरा भी हक है, क्योंकि मैंने भी एक वोट उसको दिया है। इस तरह से जो है आत्म गौरव की भावना का विकास होता है। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि भाई समाज में जो है जो भी परिवर्तन होते हैं उसका लाभ सभी को मिलना चाहिए। समाज में जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और आपसी भाईचारा हमारे भारत में या हमारे समाज में होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इस तरह से फिर यहाँ पे आता है कि भाई जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन क्यों नहीं माना गया है? जाति प्रथा को सामाजिक श्रम विभाजन इसलिए नहीं माना क्योंकि वह मनुष्य की रुचि पर आधारित रही है। और इसलिए जो है रुचि पर आधारित मीन्स अब जाति पर आधारित, मेरे तो मन ही नहीं है अपना पैतृक काम करने का और मुझे जबरदस्ती वो करना पड़ता है, तो इसलिए जो है ये अच्छा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को जो है वही कार्य करना चाहिए जो उसको लगा कि मैं कर सकता हूँ। भाई जबरदस्ती में मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ा रहा हूँ आपको और मुझे जबरदस्ती बोल दिया जाए कि नहीं जी ना तूने तो केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो कैसे पढ़ा पाऊंगा? मैं केमिस्ट्री साइंस नहीं पढ़ा पाऊँ क्योंकि मैं साइंस का मेरा फील्ड ही नहीं है। नहीं जी तूने तो जबरदस्ती साइंस ही पढ़ानी है, तो संभव नहीं है ना, मेरी रुचि के आधार पे नहीं है। मैं आऊँगा, मैं गाइड पकड़ लूँगा और क्वेश्चन आंसर आपको दिखाने शुरू कर दूँगा, तो न तो मैं सही हो पाया न मैं आपको समझा पाया, मतलब मेरे मजबूरी में किया ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मतलब जिस योग्य हम हैं तो हमको वो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक इसलिए जो है अम्बेडकर जी इसको जाति प्रथा को जो है श्रम विभाजन का आधार नहीं मानते, सही आधार बिल्कुल नहीं मानते। फिर लेखक के अनुसार सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण कैसे हो सकता है? कहने का मतलब है कि लेखक के अनुसार जो है सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को जो है प्रत्येक व्यक्ति की जो क्षमता है उसका जो है इतना विकास कर दिया जाए कि वो अपनी अपने व्यवसाय का चुनाव कर सके। यानी कि तभी जाके एक सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण होगा जहां पे जो है व्यक्ति इतने जागरूक होंगे, इतने क्षमतावान होंगे कि वो अपने व्यवसाय का चुनाव अपने विवेक के अनुसार कर सके। तभी समाज जो है सशक्त बन सकता है। ठीक है बेटा। फिर जाति प्रथा में दोष क्या है? तो जाति प्रथा में दोष यह है कि वो मनुष्य की जो है निजी क्षमता का विचार किए बिना, मतलब मनुष्य की जो क्षमता है, माना मेरे अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, क्या है, माता पिता की जो है पेशा को उसको जो है निर्धारित किया जाता है। बच्चा गर्भ में जन्म लेता है, उसका पेशा गर्भ धारण करते समय ही निर्धारित हो जाता है कि भाई ये फलां जाति का बच्चा इस जाति में पैदा हो रहा है तो इसको जो है पैदा होकर ये काम करना है। वो बेचारा जो भी पैदा ही नहीं हुआ, पैदा होने से पहले ही उसका व्यवसाय निश्चित है कि भाई इसने ये वाला काम करना है। ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ है तो हाँ जी ये तो शिक्षा देगा जी, पंडिताई करेगा, ये तो धार्मिक अनुष्ठान करेगा, तब चाहे उस निर्बुद्धा हो, कुछ भी ना आए उसे भाई बस। लेकिन परिस्थिति क्या हो गई उसकी कि वो ब्राह्मण का बेटा है जी, ये तो पूजा पाठ ही करेगा, ये तो अनुष्ठान करेगा, धार्मिक अनुष्ठान, और भले ही वो बिल्कुल मंदबुद्धि क्यों ना हो। अगर भाई एक चीज बताओ, विद्वान कौन? पूजा पाठ वही पंडित जी तो कर सकते हैं जिन्होंने जो है वेद पुराण पढ़े होंगे, सही ढंग से पढ़े होंगे। तो अब पता लगा कि मैं पैदा हुआ ब्राह्मणों के यहाँ और मुझे आता जाता कुछ नहीं है, तो मैं क्या किसी के यहाँ धार्मिक अनुष्ठान कर पाऊंगा? लेकिन नहीं जी, मैंने तो वही करना है। तो गलत बात है ना। मुझे जो है जिस पेशे में, भाई मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं हो सकता मैं कुछ दूसरी फील्ड में जाना चाहूँ। तो कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि
दोष सबसे बड़ा ये है कि मनुष्य की निजी क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य के पेशा या व्यवसाय का निर्धारण हो जाता है कि भाई अगर ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो ये पंडिताई करेगा, पुरोहिताई करेगा, चाहे वो उस लायक है या नहीं है। किसी शूद्र के घर में जन्म लेगा तो उसने जो है भाई खेती बाड़ी के काम करने, मजदूरी करने, तब चाहे वो बच्चा कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो डीएम बनने लायक था, लेकिन जाति प्रथा ने क्या कर दिया, उसको मजदूर बना के रख दिया, क्योंकि उसको क्षमताओं का विकास करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उसको तो जाति पे आधारित पेशे में बांध दिया गया है। तो गलत चीज थी। ठीक है बेटा। फिर जाति व्यवस्था का जो है पेशे पे क्या प्रभाव पड़ता है। जाति व्यवस्था का जो है जाति व्यवस्था जो है पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए जो है साथ साथ एक ही पेशे में बांध देती है, भले ही वो पेशा उसके लिए उपयुक्त हो या अनुपयुक्त हो। तो उसके कारण जो है कभी कभी भुखमरी की नौबत भी आ जाती है। भाई व्यक्ति चाहे कुछ भी हो, सबसे बड़ा दोष ये है कि जाति व्यवस्था जो है उसका पेशा निर्धारित कर दिया पहले से, उसके लिए चाहे उसमें पूरा हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं जी करना तो यही काम है क्योंकि तुम्हारी जाति के लोग यही करते हैं। तो ऐसा गलत है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर बात आती है कि जाति प्रथा में जो है भुखमरी और बेरोजगारी का कारण क्यों बनती है। तो इसलिए जो है क्योंकि हिंदू धर्म में जो है जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा नहीं हो, यानी कि वही करना है जो पैतृक पेशा, ठीक, चाहे उसमें पूरा हो या ना हो, चाहे वो व्यक्ति को वो पेशा आता हो या ना आता हो। भाई पंडिताई है, जरूरी थोड़ी कि पंडिताई मुझे आती आती हो, कहाँ से आती जब मैंने कभी सीखी नहीं। या मैं लोहार का बेटा हूँ तो मुझे जब हथियार बनाने, नौकरी फूकना या ऑफर पे बैठना आएगा तभी तो मैं हथियार बना पाऊंगा या औजार बना पाऊंगा। मैंने कभी काम ही नहीं किया तो कहाँ से कर पाऊंगा। तो जबरदस्ती वाली बात हो गई ना। भले ही उसमें चाहे वो पारंगत है, चाहे उसमें उसे आता है चाहे नहीं आता है, पर करना तूने अपनी जाति का व्यवसाय है, चाहे तू जैसे तैसे करके, चाहे मतलब भुखमरी की नौबत क्यों ना आ जाए। तो ये कारण यही है कि बेरोजगारी और भुखमरी की नौबत इसमें आ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि सभी व्यक्ति थोड़ी जान पाते हैं, सभी एक जैसे कलाकार नहीं होते। चार भाई होते हैं, चारों भाइयों के अलग अलग माइंड होते हैं। ठीक है बेटा। फिर बात आती है आदर्श समाज की जो विशेषताएं और उसका आधार क्या है। तो आदर्श समाज का जो आधार है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना, ये तो आदर्श समाज का बेटा आधार है। और विशेषता उसकी ये है कि ऐसी गतिशीलता उसमें होनी चाहिए कि परिवर्तन के जो है जो भी परिवर्तन हो उसका लाभ समाज के प्रत्येक तबके को सही रूप से प्राप्त हो, यानी कि जो भी परिवर्तन लाभ होते हैं वो जो है समाज के जो है सभी व्यक्तियों को मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवर्तन से सिर्फ एक ही वर्ग हो रहा है, ऐसा नहीं है। और जो भी जितने भी कोई भी हित के साधन है उसमें जो है सामाजिक कार्यों में जो है सबकी भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। और सबको जो है अपने समाज के हित के लिए सजग रहना चाहिए। ठीक है बेटा। और सभी जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको जो है समाज में रहने के साथ साथ सभी साधन और अवसरों की प्राप्ति होनी चाहिए। इसी कारण ही जो है हमारे एक आदर्श समाज का आधार है। एक आदर्श समाज की विशेषता यही होगी कि उसमें भाईचारा है, समानता है, स्वतंत्रता है और परिवर्तन का लाभ प्रत्येक तबके को मिल रहा है या ठीक, और सभी की भागीदारी समाज के विकास में होनी चाहिए और सबको जो है अपने विकास के लिए साधनों का अब या अवसरों की उपलब्धता होनी चाहिए। ठीक है। दूध पानी का मिश्रण की बात की यहाँ पे, तो दूध को ऊंचा और नीचे की बात की गई है। यहाँ पे दूध को ऊंचा और पानी को थोड़ा सा निम्न माना गया है। तो कहने का मतलब है कि दूध भले ही श्रेष्ठ हो, दूध भले ही श्रेष्ठ हो, लेकिन वह मिला पानी मिलाकर उसे दूध का ही रूप दे देता है। यानी कि जो दूध जो पानी को मिलाता है तो उसको जो है दूध ही बना देता है। जो बड़ा आदमी है यानी कि जो निम्न ऊंचा व्यक्ति जो है छोटे व्यक्ति को जो है अपने संपर्क में क्या कर रहा है, अपने जैसा ही बना देता है। कहने का मतलब जाति प्रथा में भी जो है ऊंचे व्यक्तियों को जो है निम्न व्यक्तियों को जो है अपने संपर्क में लाना चाहिए, उनको जो है अपनी तरह मानना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से जो है दूध पानी के साथ मिलकर के पानी को भी जो दूध का रंग दे देता है, उसी तरह से जो है समाज में ऊंच नीच की भावना को भी जो है समाप्त कर देना चाहिए। मतलब ऐसा समाज बनना चाहिए कि जहाँ व्यक्ति को ऊंच नीच की कोई भावना किसी के मन में ना रहे। तो ऐसे समाज की कल्पना डॉक्टर साहब ने की थी। ठीक है बेटा। और
फिर यहाँ पे बात आती है राजनीतिज्ञों के विषय में, यहाँ पे क्या कहा गया है। तो राजनीति के जो है होता क्या है कि उसका संपर्क जो है एक बहुत बड़े जनसमूह से होता है बेटा, लेकिन उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रत्येक विषय की जानकारी रख सके। उसे सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर उनसे अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। वैसे ही होना चाहिए राजनीति में। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मानवता की दृष्टि से जो है समाज को जो है ऐसे वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता। आदर्श समाज वही होता है जहाँ पे सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त हो, सभी की जो है सामाजिक कार्यों में भागीदारी हो, और भाईचारा, समानता इसमें होनी चाहिए, और जो भी परिवर्तन का लाभ है समाज के प्रत्येक तबके को आसानी से मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही है बेटा, आप बने रहें।